Good morning, students and my dear friends. Today is 18th of July 2022, Monday. Motivation of the day is the ladder of success is best climbed by stepping on the rungs of opportunities. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1 of Business Standard. Government draws a plan to make PSU Bank board stronger. So center government is trying to strengthen the board of public sector banks. So all public sector banks or state owned banks are going to see change in the terms of office and conditions of service for whole time directors, as well as also seeking disclosure from all directors about their interest into other companies. तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं बैंक्स के, उनकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, उनको और ज़्यादा पावर देने के लिए, उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ रूल्स और रेगुलेशंस में चेंज लाने वाली है, मोर स्पेसिफिकली फॉर स्टेट ओन्ड बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स. किन किन एस्पेक्ट को गवर्नमेंट चेंज करने के लिए सोच रही है? गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू चेंज द टर्म्स ऑफ ऑफिस फॉर होल टाइम डायरेक्टर्स as well as the different conditions of services for whole time directors. Apart from these terms and conditions for the office, government is also seeking, government ये भी कोशिश कर रही है कि जो disclosure होता है कंपनी और बैंक्स में, उस disclosure में डायरेक्टर्स के जो इंटरेस्ट हैं अदर कंपनीज में, इट मीन्स जो डायरेक्टर्स हैं होल टाइम डायरेक्टर्स हैं उनके दूसरी कंपनीज में कितने शेयर होल्डर्स हैं, क्या वो कोई पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, इन सारी बातों का, इन सारी इंफॉर्मेशन का भी डिस्क्लोजर मैंडेटरी किया जाए फॉर द इंटरेस्ट ऑफ बैंक्स स्टेक होल्डर. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ज़्यादा पावर देनी है तो डेफिनेटली उनकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर करनी पड़ेगी. सो विद द increase in power, government is also increasing the compliances as well as changing the terms and conditions of the services. और इसके लिए गवर्नमेंट जो है बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल लाने वाली है, और कई बार हम इस अमेंडमेंट बिल के बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं. डिफरेंट पर्पस के लिए इस बार जो बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल आ रहा है उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं. तो जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है उसमें डायरेक्टर्स, जो होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, उनके टर्म्स और कंडीशंस और डिस्क्लोजर्स को भी लेकर के कुछ चेंजेस किए जाएंगे. एंड एज पर द करंट इंफॉर्मेशन, जो अभी के एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं या जो होल टाइम डायरेक्टर्स हैं बैंक्स में, अगर वो नए नॉर्म्स और नए रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है तो डेफिनेटली उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा और उनको उस पर्टिकुलर पोजीशन पर बैंक में नहीं रखा जाएगा. तो गवर्नमेंट का भी यही कहना है कि जो नए नॉर्म्स आ रहे हैं, जो नए चेंजेस आ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट इज एक्चुअली ट्राइंग टू स्ट्रेंथन द board of public sector banks as well as holding the directors responsible and accountable. And for that, amendments are being considered for the Banking Company Acquisition and Transfer of Undertaking Act. और जहाँ पर चेयरमैन के टेन्योर, टर्म्स एंड कंडीशंस को स्पेसिफाई किया जाएगा. अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो जब बैंक नेशनलाइज हुए थे, एट द टाइम व्हेन बैंक्स वर नेशनलाइज, द चेयरमैन ऑफ द बैंक एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ द बैंक अकॉर्डिंग टू द करंट लॉ, दैट इज बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट. और गवर्नमेंट इसी लॉ को चेंज करने, इसी प्रोविजन को चेंज कर रही है इस पर्टिकुलर एक्ट में, जहां जो चेयरमैन है कस्टोडियन की तरह काम करता है. सो द गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग टू मेकिंग चेंज दैट शैल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग क्लॉजेस इन द एक्ट. और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिफरेंट स्टैट्यूट से, डिफरेंट लॉ से, डिफरेंट एक्ट से गवर्न होता है. इसके अलावा डायरेक्टर्स को अपने डिस्क्लोजर्स भी देने पड़ेंगे कि उनके कितने शेयर होल्डर्स हैं, उनके कितने फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं अदर कंपनीज़ में. इसके अलावा डेफिनेटली जो बैंक, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको थोड़ी सी और पावर भी दी जाएगी. अगर वो चाहें तो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं एज पर द डायरेक्शंस और द आरबीआई और द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियन इकोनॉमी. हालांकि अभी ये सारे जो चेंजेस हैं ये गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है, ड्राफ्ट अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है. लेकिन हाँ, इस बार डायरेक्टर्स और डिस्क्लोजर्स और डायरेक्टर्स की पावर को लेकर के गवर्नमेंट बैंकिंग लॉ में अमेंडमेंट ला सकती है. सो दीज आर द की चेंजेस दैट यू कैन गो थ्रू इट. इसके अलावा अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड. आफ्टर HC रैप
Patent Office promises to settle 200K trademark cases by 2025. I hope many of you might have heard about this Office of Controller Journal of Patent Design and Trademark, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम CGPDTM भी बोलते हैं, या इसको इंडियन पेटेंट ऑफिस भी बोला जाता है. And this Indian Patent Office work under the Department for Promotion of Industry and Internal Trade. तो इन्फॉर्मेशन क्या है, न्यूज़ क्या है? बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडियन पेटेंट ऑफिस को या ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क को फटकार लगाई है. किस बात पे फटकार लगाई? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो अपोजिशन केसेस हैं ट्रेडमार्क पर और आईपीआर से रिलेटेड वो पेंडिंग पड़े हैं इंडियन पेटेंट ऑफिस में. अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस, अपोजिशन एप्लीकेशंस आर pending with Indian Patent Office since December 2022, and this delay into the opposition cases or the disposition of the opposition cases is very much worrying, especially for the country's business image. क्योंकि कंट्रीज की जो बिजनेस इमेज है वो बहुत ज़्यादा टार्निश होगी अगर इन 2 लाख केसेस को रेट्रोस्पेक्टली इम्प्लीमेंट किया जाएगा. अगर उनकी हेयरिंग करी जाएगी उसमें डिसीजन आएंगे, और अगर उनको रेट्रोस्पेक्टिव मैनर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो डेफिनेटली इट विल टार्निश द कंट्रीज बिजनेस इमेज. आईपीआर को लेकर के इंडिया की इमेज या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के, राइट्स को लेकर के इंडिया की इमेज ऑलरेडी बहुत अच्छी नहीं है. वैसे होते क्या है ये आईपीआर? IPR basically intellectual property rights that are a specific right given to a person over the creation of their own minds, and they usually give the creator an exclusive right. They usually give the creator an exclusive right over the use of his or her creation for a minimum or a certain period of time. तो ये राइट जो है, स्पेशल लीगल राइट जो है, कमर्शियल राइट्स जो हैं वो इंडिविजुअल को ग्रांट किए जाते हैं. किस लिए? अपने खुद के क्रिएशन को कमर्शियली और अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग यूज़ करने के लिए, ताकि उन्हें कोई और मिसयूज़ ना कर पाए, उन्हें कोई और चुरा ना पाए. बेसिकली सिंपल भाषा में ये. और कंपनीज जब भी किसी भी पेटेंट, डिज़ाइन या ट्रेडमार्क के लिए जाती हैं तो उन सारे ट्रेडमार्क्स या पेटेंट या डिज़ाइन को वो इंडियन पेटेंट ऑफिस में रजिस्टर कराती हैं फॉर लीगल प्रोटेक्शन पर्पस. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी कंपनी ने अपना कोई ट्रेडमार्क इनोवेट किया तो उस ट्रेडमार्क को वो रजिस्टर कराना चाहती है कंपनी, ताकि कोई और कंपनी उस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क को ना यूज़ करे. तो वो इंडियन पेटेंट ऑफिस में जाएगी और जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए उस ट्रेडमार्क को पेटेंट करा लेगी या ट्रेडमार्क को रजिस्टर करा लेगी. एंड वंस इंडियन पेटेंट ऑफिस ग्रांट द पर्टिकुलर ट्रेडमार्क, तो वो अपने जर्नल में उस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क को पब्लिश करेगा और ये बताएगा कि दिस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क हैज़ बीन रजिस्टर्ड विद द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी. इफ एनीवन इज हैविंग अपोजिशन और एनीवन want to take the very same trademark, that they are not allowed. इसके बाद अगर कोई भी पार्टी या किसी भी इंडिविजुअल को ये लगता है कि जो पर्टिकुलर ट्रेडमार्क किसी कंपनी ने, किसी इंडिविजुअल ने रजिस्टर कराया है, ये उसका ट्रेडमार्क है या उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उसकी परमिशन के बिना यूज़ किया गया है, कंपनी ने बिना उसकी परमिशन के इस ट्रेडमार्क को उससे चुरा लिया है, in that case, that entity, that individual, that organization can file the opposition cases. So the Trademark Act 1999 provides that any person can oppose the registration of mark published in the journal by filing a notice of opposition with the registry in the prescribed manner with the requisite fee. और टाइम बाउंड मैनर के अंदर में जो आईपीओ है, इंडियन पेटेंट ऑफिस है, उसको इस पर्टिकुलर केस को डिस्पोज ऑफ करना होता है. अब सिचुएशन ये कि 2 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, अपोजिशन केसेस पेंडिंग है, ग्रांटिंग केसेस नहीं, अपोजिशन केसेस पेंडिंग है. इसका मतलब 2 लाख से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को जो जर्नल्स में ट्रेडमार्क और डिज़ाइन, पेटेंट पब्लिश हुए हैं उनसे प्रॉब्लम है. उनको ये लगता है कि वो पर्टिकुलर आईपीआर, वो पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनकी है. In that case, it is a dispute, और
इंडियन पेटेंट ऑफिस ऑलरेडी उस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क को ग्रांट कर चुका है। सो अब अगर इन 2 लाख केसेस को सुना जाएगा, और उनमें से डेफिनेटली ऐसा नहीं कि सारे केसेस ही गलत होंगे, कुछ अपोजिशन केसेस सही भी होंगे, और अगर उस पर्टिकुलर आईपीआर को रिवर्स करता है इंडियन पेटेंट ऑफिस, इन दैट केस इट विल डेफिनेटली टार्निश द बिजनेस इमेज ऑफ कंट्री। उसी को लेकर के सुप्रीम हाई कोर्ट जो है बहुत ज़्यादा वरीड है। उसने इंडियन पेटेंट ऑफिस डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड को बोला भी है कि जल्दी से प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जाए, जिससे कि क्विक मैनर में इन जितने भी टार्डी एप्लीकेशंस हैं इनको डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो द ऑफिस इज टारगेटिंग द डिस्पोजल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1,96,000 application filed under December or until December 2022 on a priority basis। और ट्रेडमार्क क्या होता है? अगर हम ट्रेडमार्क स्पेसिफिकली आईपीआर को छोड़कर सिर्फ ट्रेडमार्क की बात करें तो इट कुड बी एनी वर्ड, एनी फ्रेज, एनी सिंबल, एनी डिज़ाइन और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज आइडेंटिफाइंग गुड्स और सर्विसेज ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। तो आप सोचिए कि अगर कोई कंपनी पिछले 2 सालों से या 1 सालों से इस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क को यूज़ कर रही है और सडनली एक अपोजिशन केस के डिस्पोजल के बाद उसे पता चलता है कि वो पर्टिकुलर आईपीआर जो है किसी और इंडिविजुअल का, तो डेफिनेटली इट विल टार्निश द इमेज ऑफ कंपनी, इट विल टार्निश द इमेज ऑफ गवर्नमेंट, एंड डेफिनेटली अगर उसका बिजनेस इंटरनेशनल हुआ तो इट विल टार्निश द कंट्रीज ग्लोबल इमेज एज वेल। और जैसा कि हमने डिस्कस भी किया, ट्रेडमार्क एक्ट के तहत कोई भी पर्सन जो है वो अपोजिशन केस फाइल कर सकता है किसी भी ट्रेडमार्क के प्रपोज, कोई भी ट्रेडमार्क जो किसी कंपनी ने प्रपोज किया है और आईपीओ के जर्नल में पब्लिश हुआ है, असाइन और कंपनी को असाइन हुआ है या कोई ब्रांड को असाइन हुआ है within the 4 months from the date on which it is published in the trademark journal, as I discussed. So these are the pending cases: Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai and Ahmedabad। हर jurisdiction में कितने कितने cases pending हैं till 2005। black bar indicate till 2005, orange bar January 2006 to December 2020, and yellow bar indicates from January 21 to March 2022। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि दिसंबर 2020 तक के मैक्सिमम केसेस पेंडिंग हैं, तो इसी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है। सो लेट अस सी हाउ दिस प्लान ऑफ एक्शन कैन बी मेड, और कैसे ये जो अपोजिशन केसेस हैं इनको डिस्पोज ऑफ करती है और इसका एक्चुअल इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड क्या देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 10 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। स्ट्रॉन्ग डॉलर इन अ जनरेशन अपहेंड ग्लोबल इकोनॉमी। तो बेसिकली यहाँ पर 2 न्यूज़ हैं जो कि इंटरनेशनल और ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, उनको हम कलेक्टिवली कवर करेंगे इन ऑर्डर टू हैव द बेटर कॉम्प्रिहेंशन। तो देख लेते हैं पहली न्यूज़ क्या है। स्ट्रॉन्गेस्ट डॉलर इन अ जनरेशन अप एंड्स ग्लोबल इकोनॉमी। डॉलर इज़ द डियर मनी। हम सभी जानते हैं कि डॉलर इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड मनी और वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी इन द ग्लोबल इकोनॉमी, एंड डॉलर लुब्रिकेट्स द ग्लोबल इकोनॉमी। जैसे जैसे डॉलर बढ़ता है उसका इम्पैक्ट हम और इन्फ्लेटेड ग्लोबल इकोनॉमी के फॉर्म में देखने को मिलता है। और करंट सिचुएशन भी ये कि जो डॉलर है अगेंस्ट ऑल द राइवल करेंसीज, जो 6 राइवल करेंसीज हैं ग्रीन बैक में, उसके अगेंस्ट भी, और जो इमर्जिंग मार्केट की जो करेंसीज हैं उनके अगेंस्ट भी अप्रिशिएट हो रहा है, एंड डेफिनेटली इट विल इन्फ्लेट द ग्लोबल इकोनॉमी एज वेल। क्योंकि अगर हम देखें फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को देखें, अगर उनका डेटा देखें तो 90% ऑफ ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग फॉर 6 ट्रिलियन in activity every day before the pandemic, from the tourist using credit cards to company making the major international investment। तो एक ह्यूज अमाउंट का और एक ह्यूज शेयर जो है वो डॉलर का यूज़ होता है डेली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का अप्रॉक्सीमेटली 90% जो है वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर में डील होता है, चाहे वो टूरिस्ट क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए पेमेंट करें, चाहे वो बड़े बड़े जो कंपनीज़ हैं वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करें या ट्रांजैक्शंस का पेमेंट करें। एंड एज ऑफ नाउ द डॉलर इज़ वर्ल्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंसी। और जब कभी भी अनसर्टनिटी की सिचुएशन आती है, टर्मोइल की सिचुएशन आती है, रिसेशनरी विंड्स जो हैं वो ब्लो करती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखा गया है कि जो डॉलर है वो सडनली इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं इस पर्टिकुलर करेंसी को सेफ मानते हैं। सो इट इज़ अ फ्लाइट टू सेफ
इन्वेस्टमेंट कि अगर अनसर्टनिटी की सिचुएशन है, टर्मोइल की सिचुएशन है, डोल्ड्रम की सिचुएशन है, तो ऐसे असेट्स में इन्वेस्ट किया जाए जो कि स्टेबल है, सेफ है। और इन कंपैरिजन टू द अदर करेंसी, डॉलर इज कंसीडर्ड एज अ मोस्ट सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द ग्लोबल इकोनॉमी ऑन फॉरेन एक्सचेंज। और जिस तरीके से डॉलर के प्राइस बढ़ रहे हैं, डॉलर एप्रीशिएट कर रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन की वजह से जिस तरह से यूएस फेडरल या जो अदर सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहे हैं, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट ग्लोबल ग्रोथ पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो अनसर्टनिटी है ग्लोबल ग्रोथ को लेकर के वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स हैं, दे आर लीविंग द इमर्जिंग मार्केट्स एंड इन्वेस्टिंग इनटू यूएस इकोनॉमी फॉर safest or in order to avoid the risk for the safest investment. So as the dollar has gained in the recent month, as the inflation has soared, interest rates have increased and worries over the growth have also worsened. और जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका भी यही मानना है कि आगे आने वाले टाइम में फ़िलहाल के लिए जो ये सिचुएशन है ये कंटिन्यू रहेगी। और अगर डॉलर का एक्चुअल स्ट्रेंथ देखना है, एक्चुअल चेंज या अप्रिसिएशन देखना है, तो इट इज़ बेटर to index it against a basket of currencies of major trading partners like Japan and Eurozone. और इवन इसके कंपैरिजन में भी अगर जापान और यूरो या से कंपेयर करें डॉलर को, देन टू डॉलर इज एट 20 years हाई आफ्टर गेनिंग मोर देन 10% दिस ईयर। और इस पर्टिकुलर इंडेक्स में जो कि डॉलर को अगेंस्ट 6 करेंसी मेजर करता है, 6 राइवल करेंसीज मेजर करता है, उसमें इतना बड़ा शिफ्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम देखें तो इस इंडेक्स में बहुत छोटे छोटे शिफ्ट होते हैं हर दिन, या बहुत छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस एप्रिसिएशन इन डॉलर, अ ह्यूज मूव फॉर एन इंडेक्स दैट टिपिकली शिफ्ट बाय टाइनी फ्रैक्शंस ईच डे are creating the worries for foreign exchange participants as well as the global economist. और अगर हर एक करेंसी का देखें, दिस इज द डेटा दैट गिवन फॉर येन, यूरो, कोलंबियन पैसो एंड इंडियन रुपी। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। और इस बढ़ते हुए डॉलर का इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर क्लियरली विजिबल हो रहा है, जिसको लेकर के अनसर्टेनिटी और रिसेशन की सिचुएशन बनी है। अगर इंटरनेशनल कंपनीज की बात करें तो इंटरनेशनल कंपनीज के जो ऑपरेशंस हैं, दे आर टेकिंग इट वाई, बिकॉज वेन एवर दे कन्वर्ट द फॉरेन सेल बैक इनटू द डॉलर इट कॉस्ट देम, वो उनके लिए लॉस होता है। एंड दिस इज द यूएस डॉलर इंडेक्स स्पॉट मंथली, जहाँ पर हम यूएस डॉलर को 6 राइवल करेंसी से मेजर करते हैं, और इस बार जो है वो 108 के पॉइंट तक यूएस डॉलर इंडेक्स स्पॉट पहुंच चुका है। इससे पहले जो शार्पेस्ट इंक्रीज देखा गया था वो अप्रैल 30, 2001 में देखा गया था, जब यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो 116 के पॉइंट पर था। और जिस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर के अनसर्टनिटी बनी हुई है, ग्लोबल रिसेशनरी विंड्स जो हैं वो ब्लो कर रही हैं, उसको देखते हुए आईएमएफ ने डिसाइड किया है कि आगे आने वाले रिव्यू में आईएमएफ जो है वो ग्लोबल आउटलुक को सब्सटेंशियली स्लैश करेगा। सो दिस इज़ द नेक्स्ट न्यूज़ जो कि पेज नंबर 10 पर ही दी हुई है, उसको भी हम यही कवर करेंगे। आईएमएफ टू स्लैश ग्लोबल आउटलुक सब्सटेंशियली एट नेक्स्ट रिव्यू। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि यूएस डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है, इंटरेस्ट रेट जो है वो इकोनॉमी में कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, सप्लाई चेन डिसरप्शन देखने को मिल रहा है, जो कमोडिटीज़ के प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, एनर्जी के प्राइसेस भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे हैं, डेफिनेटली ऑल दीज फैक्टर्स, और रशिया यूक्रेन क्राइसिस तो अलग चल ही रही, ऑल दीज फैक्टर्स आर लीडिंग टू द रिसेशनरी विंड। और इसको देखते हुए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला है कि आगे आने वाले नेक्स्ट रिव्यू में द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विल कट इट्स ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक सब्सटेंशियली, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रोजेक्शंस आईएमएफ ने किए थे इस पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से पहले, वो प्रोजेक्शंस अब इस टाइम में रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं दैट आर गेटिंग चेंज। क्योंकि जैसे कि अगर हम देखें कौन कौन से फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, जिस तरह से फूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एनर्जी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कैपिटल फ्लो जो है, आउटफ्लो जो है इमर्जिंग मार्केट से देखने को मिल रहा है। और कुछ इकोनॉमी इसमें इवन कुछ कंट्रीज में तो पैंडेमिक के जो केसेस हैं वो दोबारा से बढ़ रहे हैं, तो रिस्ट्रिक्शंस के भी चांसेस या रिस्ट्रिक्शंस के भी
एंटिसिपेशन किए जा रहे हैं। चाइना में भी हमने देखा फिजिकल डेफिसिट जो है वो 600 पॉइंट्स तक पहुंच चुका है और अभी फिलहाल के लिए रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स आईएमएफ में गो फॉर डाउनग्रेडिंग ऑफ द ग्लोबल आउटलुक। हालांकि इस फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो ऐसा पहली बार नहीं है कि आईएमएफ फर्स्ट टाइम करने जा रहा है। द आईएमएफ हैव ऑलरेडी डाउनग्रेडेड इट्स आउटलुक फॉर द ग्लोबल एक्सपेंशन दिस ईयर टू 3.6%, जो कि पहले 4.4% था। 4.4% से रिड्यूस करके 3.6% कर दिया और अब नेक्स्ट रिव्यू में 3.6% से भी डाउनग्रेड करेगा। सो अप्रैल के रिवीजन के पास लेट अस सी कि जो अगस्त में जो रिव्यू मीटिंग शेड्यूल है उसमें कितना डाउनग्रेड देखने को मिलता है, कितना रिवीजन देखने को मिलता है। हालांकि ये बात तो क्लियर है कि दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन विल बी स्लैश डाउन, इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है उसको देखते हुए तो क्लियर है कि जीडीपी या ग्लोबल आउटलुक या ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर के प्रोजेक्शन में स्लैश डाउन या डिक्रीज ही देखने को मिलेगा आईएमएफ के द्वारा। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। द वर्स्ट में सून बी ओवर फॉर द रूपी एक्सपर्ट। तो जिस तरीके से जो करेंसी है, सारी करेंसीज, इंडियन करेंसीज ही नहीं, सारी करेंसीज जिस तरह यूएस डॉलर के अगेंस्ट अप्रिशिएट कर रही हैं, उसको देखते हुए हर कंट्री में वरीसम की सिचुएशन है। इंडिया में भी सेम सिचुएशन है। इंडिया जो है वो 80 का मार्क, इंडिया के केस में 80 का मार्क जो है वो क्रॉस हो चुका है और या होने वाला है। अप्रॉक्सीमेटली 79.88 पर इंडियन रुपी क्लोज हुआ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो अप्रॉक्सीमेटली इसको 80 माना जा सकता है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट और मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कहना है कि जो 80 पॉइंट है ये ईजिली क्रॉस हो जाएगा। 80 INR पर डॉलर, इट्स अ ह्यूज एक्सचेंज रेट इन केस ऑफ इंडियन करेंसी, और उसको लेकर के इंडियन कंपनीज, गवर्नमेंट, रेगुलेटर्स सब वरीसम की सिचुएशन में। आरबीआई के जो एफर्ट्स हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा रहे। हालांकि जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें ये दिया हुआ है पेज नंबर 4 पे कि किस तरीके से आरबीआई के जो इनिशिएटिव्स हैं, इंटरवेंशन है, उन्होंने कैसे हेल्प करी है इंडियन रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए। बट विजिबली अगर हम देखें एज अ लेमैन तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला। और अभी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका प्रोजेक्शन ये भी है कि जुलाई एंड तक जो इंडियन करेंसी है वो 80.20 पर डॉलर तक जा सकती है और सितंबर आते आते अप्रॉक्सीमेटली 80.5 INR पर डॉलर पर स्टेबलाइज करेगी। तो ये प्रोजेक्शंस हैं एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग टू द बिजनेस स्टैंडर्ड सर्वे पोल। ये किसी गवर्नमेंट के प्रोजेक्शंस नहीं है, किसी इंस्टीट्यूशन के प्रोजेक्शन नहीं, बिजनेस स्टैंडर्ड ने खुद का एक सर्वे पोल कराया, उसमें एक्सपर्ट्स से पूछा गया ना, पर एक्सपर्ट्स ने ये प्रोजेक्शंस दिए हैं और ये मानना है कि जो इंडियन करेंसी जो अप्रॉक्सीमेटली 7% तक डेप्रिशिएट हो चुकी है अगेंस्ट डॉलर इनटू 2022 may not weaken much over the next few months. Why? Because experts believe that the US central bank may dial down the pace of monetary tightening in the second half of the 2022. ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो पॉलिसी टाइटनिंग है वो Q1 या हाफ वन में H1 में ऑलरेडी हो चुके हैं। तो H2 आते आते यूएस फेडरल है बहुत ज़्यादा पॉलिसी टाइटनिंग में नहीं जाएगा, जिसकी वजह से जो एफपीआई एफएफआई इंडिया से फ्लू कर रहे हैं, आउटफ्लो जो देखने को मिल रहा है वो रिड्यूस होगा। तो सितंबर आते आते इंडियन करेंसी जो है, इंडियन रुपी जो है थोड़ा सा स्टेबलाइज होगा एज पर द व्यू ऑफ द एक्सपर्ट्स पार्टिसिपेटेड इनटू बिजनेस स्टैंडर्ड पोल सर्वे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रुपी क्लोज टू 80 पर डॉलर, हाउ आरबीआई स्टेप्स मे हेल्प टू stabilize this. So these are the few steps or the recommendations given by the experts to stabilize the rupee. तो fall in import cover, FPI outflow जो बाहर जा रहा है इंडिया से, जो एफपीआई आउटफ्लो देखने को मिल रहा है, शॉर्ट टर्म डेट्स जो इंक्रीज हो रहे हैं, दीज आर द आरबीआई इंटरवेंशंस एंड दिस इज द मंथली FPI or FFI's outflow from India, and this is the performance of other emerging market currencies against US dollar. तो हम देख सकते हैं चाहे वो टर्किश लीरा हो, चाहे जापानीज येन हो, स्वीडिश क्रोना हो, ब्रिटिश पौंड हो, यूरो हो, साउथ कोरियन वॉन हो, फिलीपीन पेसो हो, थाई बाहत हो, सब के केस में सब में अप्रॉक्सीमेटली यूएस डॉलर के अगेंस्ट सारी करेंसीज जो है वो फॉल कर रही हैं। केवल इंडिया के ही साथ ये सिनेरियो नहीं है। एंड सम स्टेप्स हैज़ बीन टेकन बाय आरबीआई टू ब्रिंग मोर कैपिटल। जहाँ पर हमने डिस्कस भी किया था कि जो रेमिटेंसेस के लिए, फॉरेन इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए
आरबीआई ने बहुत सारे जो नॉर्म्स हैं वो ईज आउट कर दिए हैं, स्पेशली एनआरआईज के लिए। किस लिए? जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कैपिटल इंडिया में आए और जो इंडियन करेंसी जो कंटिन्यूसली डेप्रिशिएट कर रहा है बिकॉज ऑफ द लार्ज सप्लाई एंड बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द डॉलर, वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो। तो क्या क्या एक्शन लिए? ग्रेटर मोबिलिटी फॉर द बैंक्स इन हैंडलिंग द फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स, गिविंग बैंक्स रूम टू ऑफर हायर इंटरेस्ट रेट ऑन FCNR and NRI deposit that we have already discussed, wider scope for foreign currency lending by banks. Firms can now raise funds via more fund by external commercial borrowing (ECBs), making Indian debts more attractive. So these are the few measures taken by RBI. हालांकि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट या विजिबल तो नहीं था, लेकिन येस एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये जो आरबीआई के इम्पैक्ट हैं ये आप इस चार्ट से एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अदर करेंसीज़ को देखें तो उसके कंपैरिजन में इंडियन करेंसीज जो है वो बेटर परफॉर्म कर रही है। तो कहीं ना कहीं आरबीआई का जो इम्पैक्ट है वो कंपैरेटिव टेबल में तो विजिबल है, बट एब्सोल्युटली अगर हम देखें तो हमें यही दिख रहा है कि जो इंडियन रुपी है वो कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, 80 का मार्क क्रॉस कर चुका है या करने जा रहा है। सो लेट अस सी कि आने वाले टाइम में सितंबर तक जो एक्सपर्ट्स एंटिसिपेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा इंडियन रुपी स्टेबलाइज होगा, वो एक्चुअली में होता है या नहीं, दैट विल डिपेंड ऑन लॉट ऑफ अदर इंटरनेशनल फैक्टर्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एवरेज फार्म इनकम रेजेस 1.3 to 1.7 टाइम्स इन फाइनेंशियल ईयर 22 फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2018। तो गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट है, उसका ये टारगेट हमेशा से रहा है कि जो फार्मर्स की इनकम है उसको 2 टाइम्स इंक्रीज किया जाए, और इसके लिए टारगेट भी रखा था कि 2023 तक जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम्स को 2 टाइम्स तक इंक्रीज कर दिया जाएगा बाय डिफरेंट इनिशिएटिव। तो रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्टडी करी है, और उस स्टडी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये पाया है कि 2017-18 इस फाइनेंशियल ईयर से लेकर के 2021-22 इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में जो फार्मर्स की इनकम है वो 2 टाइम्स तो नहीं बट अप्रॉक्सीमेटली 1.3 to 1.7 टाइम्स ज़रूर इंक्रीज हुई है। तो जो एवरेज इनकम है फार्मर्स की, दैट हैज़ बीन रोज बाय 1.3 to 1.7 टाइम्स ऑल अक्रॉस द इंडिया। And even some crops like soybean in Maharashtra, cotton in Karnataka, income have in fact doubled during the very same period. तो कुछ रीजन में डबल डिजिट का इंक्रीज या डबलिंग भी देखी गई है इनकम में, जैसे कि महाराष्ट्र या कर्नाटका की बात करें, स्पेशली सोयाबीन और कॉटन के सीजन में। इसके अलावा जो नॉन फार्म इनकम्स है वो 1.4 टू लेकर के 1.8 टाइम्स इंक्रीज हुई है इस सेम पीरियड में। और जस्ट लाइक द प्रीवियस ट्रेंड, जैसा कि प्रीवियस ट्रेंड में देखा जाता था, वही ट्रेंड इस बार भी कैश क्रॉप और नॉन कैश क्रॉप में देखने को मिला है कि जो फार्मर्स जो कि कैश क्रॉप ग्रो कर रहे थे उनकी इनकम ज़्यादा इंक्रीज हुई है इन कंपैरिजन टू दोज फार्मर्स दोज आर ग्रोइंग नॉन कैश क्रॉप्स। तो ऐसे फार्मर जो कि नॉन कैश क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे उनकी इनकम कंपैरेटिवली या रिलेटिवली लेस ग्रो करी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं कि व्हाट आर द कैश क्रॉप्स एंड व्हाट आर द नॉन कैश क्रॉप्स। और इसके अलावा कुछ और इन हाइलाइट्स भी हैं कि जो 50% फार्मर्स थे उनका जो लोन्स था वो माफ़ कर दिया गया अप्रॉक्सीमेटली एवरी स्टेट्स में, जिसकी वजह से फार्मर्स को भी और फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हुए। इंडिया कुड हैव 20 to 30 मिलियन टेनेंट्स फार्मर्स इन अपकमिंग ईयर्स। इसके अलावा KCC स्कीम्स और जो अदर गवर्नमेंट की स्कीम थी वो भी चलाई गई लाइवलीहुड को सपोर्ट करने के लिए, क्रेडिट कार्ड देने के लिए, जिसका भी इम्पैक्ट फार्मर्स की इनकम पर देखने को मिला। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो भी अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज़ हुए हैं, बट उसके इंक्रीज़ होने के साथ साथ उनके NPA में भी इंक्रीज़ देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली 10% NPA रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप में। सो दीज आर द फ्यू हाईलाइट्स अबाउट दिस SBI रिपोर्ट्स ऑन फार्मर इनकम्स। यू कैन जस्ट गो with details if you are preparing for any exam. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रेमिटेंसेस फ्रॉम गल्फ टेक अ हिट ड्यू टू कोविड। तो गल्फ कंट्रीज जो है वो इंडिया के रेमिटेंसेस के बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, और अगर रेमिटेंसेस की बात करें तो हम ये सब जानते हैं कि इंडिया इज़ द नंबर 1 country or the top most country that receive the highest remittances from our foreign nationals और NRIs। तो अगर कोविड के पीरियड को देखा जाए उसकी वजह से द मनी that has been sent
home by the Indians from the West Asian countries took a beating in 2022-2021 and that is all because of the pandemic. तो पैंडमिक का नेगेटिव इम्पैक्ट हर उस पर देखने को मिला है, यही सेम इम्पैक्ट हमें रेमिटेंसेस पर भी देखने को मिला है. मोर स्पेसिफिकली गल्फ कंट्री से जो आने वाला रेमिटेंसेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ ड्यू टू कोविड-19 और इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रेमिटेंसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो आरबीआई का एक रीसेंट सर्वे हुआ है, उस सर्वे में आरबीआई ने कंट्री वाइज शेयर की लिस्टिंग करी कि किस कंट्री से कितना रेमिटेंसेस आया इंडिया को 2016 और 17 से लेकर के 2020 और 21 के बीच में, जिसमें 20-21 का एक सेपरेट डेटा भी प्रिपेयर किया गया है जस्ट टू सी द इम्पैक्ट ऑफ पैंडमिक. सो दिस इज़ द डेटा फ्रॉम यूएस, यूएई, यूके, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, कुवैत, अमान एंड कतर. तो बहुत इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स और फाइंडिंग्स इसमें आए हैं. गल्फ कंट्री से रेमिटेंसेस जो है वो कोविड के ड्यूरेशन में डिक्रीज हुआ, लेकिन अगर यूएस, यूके और सिंगापुर की बात करें तो दे हैव इमर्ज एज अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेटा. अब क्वेश्चन ये उठता है गल्फ कंट्रीज ऐसा क्यों रेमिटेंसेस देखने को मिला. तो अगर आपको याद हो कोविड-19 के ड्यूरेशन में जो क्रूड ऑयल था वो निगेटिव टेरिटरी में चला गया था. इफ़ यू रिमेंबर हमने डिस्कस भी करी थी ये न्यूज़, जिसकी वजह से गल्फ कंट्रीज़ जो हैं उनकी इनकम, जो कंपनीज़ हैं उनकी इनकम इम्पैक्ट करी थी, जिसकी वजह से जो इंडियन रेमिटेंसेस सेंड करते हैं उस पर भी इम्पैक्ट देखने को मिला था. बहुत सीधा सीधा सा रीज़न है. तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस हम ये कह सकते हैं कि रेमिटेंसेस जो हैं वो गल्फ कंट्रीज से इम्पैक्ट होते हैं. और इन नॉर्मल सिनेरियो की बात करें तो गल्फ कंट्रीज जो है इंडिया के लिए रेमिटेंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. इफ यू वांट लेक्चर पीडीएफ यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड सजेशन you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.